हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम आज के टॉपिक पे हमारे पास क्या है, आज हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, लेकिन बहुत ही इजी है, छोटा सा है। हम इसके आधे पार्ट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दो चीजें इस चैप्टर में, दो टॉपिक हम कवर करेंगे इस पार्ट में। दो चीजें क्या है, पहला हम प्रोसेस को कवर करेंगे और दूसरा बेसिस को कवर करेंगे। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आपने ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ रखा है, बिलीव पढ़ रखा है, बस उसी को थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करना है, आपको चेक करना है कितना पढ़ रखा था, याद है कि नहीं याद है, हम पूछते भी रहेंगे। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है उसको कवर करेंगे, फिर हम अकाउंटिंग के बेसिस पर आएंगे। इसका भी आइडिया कहीं ना कहीं आपको है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टॉपिक है आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करेंगे, यानी अकाउंटिंग आपने पढ़ रखा था, अकाउंटिंग वाज अ आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, विच कैन बी एनालाइज टू इंटरप्रेट द रिजल्ट देयर ऑफ। तो हमने अकाउंटिंग तो पढ़ रखा क्या है, लेकिन जब अकाउंटिंग आप करने लग जाओगे तो क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, किस प्रोसेस के थ्रू आप करोगे अकाउंटिंग, तो इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो आज करेंगे, जब आप अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो अकाउंटिंग करने के लिए हमको किन किन स्टेप के थ्रू जाना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप होते हैं, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, आइडेंटिफाई करना कि बिजनेसमैन को जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो एज एन अकाउंटेंट आपको सबसे पहला काम करना आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या करना है, दो चीजों का, दो चीजें क्या हैं हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए, कि भाई ट्रांजैक्शन बिजनेस का है पहले तो नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू द बिजनेस और नॉट, बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं। एंड सेकेंडली ट्रांजैक्शन जो बिजनेस का है क्या वो मॉनेटरी है या नहीं है, तो मेजरमेंट करना। तो सेकंड आता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो पहला तो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, एंड सेकेंडली वेदर द ट्रांजैक्शन इज मॉनेटरी और नॉट, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉट। ये चीजें आप आइडेंटिफाई करोगे। अब एक बार एज एन अकाउंटेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया गिवन ट्रांजैक्शन, भाई ये बिजनेस का है या नहीं है, पर्सनल ट्रांजैक्शन तो नहीं है, हाउस होल्ड घर का ट्रांजैक्शन तो नहीं है। हम अकाउंट्स में कल आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कौन सा प्रिंसिपल कहता था, याद है किसी को, कोई बता पाएगा मेरे को, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। कमेंट में बताइए भाई अगर किसी को याद है तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, इसलिए ओनर के अपने घर का पर्सनल ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। कि उसने भाई घर पे एक कार खरीदी, उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करें, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अब बिजनेस में उसने फर्नीचर खरीदा तो उसको रिकॉर्ड करें, हाँ ये बिजनेस का तो है, लेकिन क्या वो मॉनेटरी है, फर्नीचर खरीदा कितने रुपए का खरीदा, क्या ये हमको पता है, नहीं। तो जब तक ये ना पता चल जाए कितने रुपए का खरीदा फर्नीचर, तब तक आप रिकॉर्ड नहीं करो, ठीक है। यानी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड तो करेंगे, लेकिन कब रिकॉर्ड करेंगे, पहला वो मॉनेटरी होना चाहिए और बिजनेस का होना चाहिए। एक बार ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइड हो गया, फिर हम क्या करते हैं एज एन अकाउंटेंट, सेकंड आपको करना होता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मॉनेटरी है, तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, तो मॉनेटरी होने के लिए उसके पास कुछ बिल्स होंगे, कुछ मेमोज होंगे, कुछ रिसिट्स होंगी, जिससे आप ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करोगे। ये भी एक प्रिंसिपल था अकाउंटिंग का, कल हमने पढ़ा था कि विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेज दैट अकाउंट्स में आप जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, दोज ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ओनली आफ्टर सपोर्टिव एविडेंस। कि आपके पास सपोर्टेड एविडेंस हो, कुछ डॉक्यूमेंट हो, तभी आप रिकॉर्ड करोगे, वरना नहीं करोगे। वाउचर हो या सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो तभी रिकॉर्ड करोगे। तो जो भी ट्रांजेक्शन है, फर्म का नेक्स्ट काम होता है उसके एविडेंस को देखकर वाउचर प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स क्या है, जिनके बेसिस पर आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो। बिना वाउचर प्रिपेयर किए आप एंट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का आप सबसे पहले उसका एविडेंस देखोगे कि हाँ भाई ये खरीदा है, तो उसका सबूत क्या है, सबूत है तो उसके बेसिस पर आप अपनी एक बुक बनाते हो, उसको बोलते हैं वाउचर। एक पिंक स्लिप होती है, उसके अंदर आप लिखते हो
कि हाँ इसका प्रूफ है कि ये डेट पर ये ट्रांजेक्शन आईडी है, ये करके ये ट्रांजेक्शन हुआ था, और उसकी ओरिजिनल कॉपी को उसमें स्टेपल करते हो। वंस ट्रांजेक्शंस आर आइडेंटिफाइड, उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने से पहले वाउचर बनाएंगे, एक प्रूफ तैयार करेंगे, ताकि फ्यूचर में कोई भी चेक करने आ जाए तो ये ना कहे कि आपने फर्जी काम किया है। तो हम दिखा देंगे हाँ नहीं फर्जी नहीं, देखिए इसका ये सबूत है, ये वाउचर हमने प्रिपेयर किया है, ये रखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इससे एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। इसीलिए प्रिपरेशन ऑफ वाउचर जरूरी है, लीगलाइज हो जाएगा आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्या सही कर रहे हैं आप, फेयर कर रहे हैं। अब एक बार आपने वाउचर बना लिया, तब आप रिकॉर्डिंग करिए। फिर अगला काम आएगा आपको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग कहाँ पर करते हैं, ये आपको पढ़ रखा है आपने। रिकॉर्डिंग दो जगह पे, या फिर जर्नल में और या फिर सब्सिडरी बुक्स में। और इन सब्सिडरी बुक, तो या फिर जर्नल में करेंगे और या फिर सब्सिडरी बुक्स में आप रिकॉर्डिंग करते हो। अगर बिजनेस छोटा है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिटेड होते हैं, तो आपका एक बुक में ही काम चल जाएगा, यानी आप क्या प्रिपेयर कर लोगे फिर, जर्नल। लेकिन अगर बिजनेस आपका बहुत बड़े स्केल पर है, लार्ज स्केल बिजनेस है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे इज वेरी हाई, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन वन बुक। तो इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल, फिर हम क्या बनाएंगे, सब्सिडरी बुक्स, कई सारी बुक्स बनाते हैं। तो आप रिकॉर्डिंग करोगे, वाउचर बना लिया, अब उसको रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड कर लिया तो रिकॉर्डिंग, तो सारे ट्रांजेक्शन एक जगह पर, एक प्लेस पर रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको क्या करोगे, छटनी करोगे। क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे। क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना मतलब ग्रुप्स बना लोगे भाई, एक जैसा सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को निकालकर एक सिमिलर प्लेस पर रखोगे। ऑल द सिमिलर नेचर, भाई जितने परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है एक जगह लिख दिया, सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक जगह लिख दिया, एक्सपेंसेस जितने थे उनको एक जगह लिख दिया, पेमेंट्स कितने थे एक जगह लिख दिया, इनकम आई एक जगह लिख दिया। तो सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन को उठाकर एक जगह पर लिखते हैं, एंड दैट वाज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई कहाँ करते थे, क्लासिफाई करने के लिए आपको लेजर अकाउंट्स बनाना पड़ता था। क्या बनाना पड़ता था, लेजर अकाउंट। तो यही अगला काम करते हो, एक बार रिकॉर्ड हो गया तो उसमें से छटनी करना, दैट इज पोस्टिंग करना। पोस्टिंग कहाँ पे करते हैं हम, लेजर अकाउंट्स में करते हैं। कहाँ करते हैं, लेजर अकाउंट्स। तो फॉर क्लासिफिकेशन वी प्रिपेयर लेजर अकाउंट। और रिकॉर्ड करने के बाद, जब आप रिकॉर्ड कर लिया जर्नल में या सब्सिडरी में, यहां से जब ले जाके दोबारा आप लिखते हो उसको एक सही प्लेस पर, उसकी जो अलॉटेड प्लेस है, तो दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। जर्नल में क्या होती है, रिकॉर्डिंग। लेजर में हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। यहां से निकाल के दोबारा उसको वहां पे ले जाके पोस्ट कर दिया सही जगह पर, अलॉटेड प्लेस पर, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। अब एक एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक जगह लिख दिया, पोस्टिंग हो गई। अब उससे हम एक समरी शीट बनाते हैं, समराइज करते हैं, और समरी शीट बना के कंपनी उसका एनालिसिस करती है और पता करती है बिजनेस की प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एंड ये आपका लास्ट स्टेप आ जाता है कि लास्ट में आप क्या करते हो, पोस्ट कर दिया, उसके बाद आप क्या करते हो, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, समराइज करने के लिए, फॉर समराइजिंग, कि हम समराइज कर लें। जिससे क्या हो कि पूरे जो साल भर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड थे, क्लासिफाइड थे, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना ज़्यादा कोई पढ़ नहीं पाएगा, तो उसकी एक समरी फॉर्म में ले आना, एक छोटे में ले आना, एक समरी आ गई, तो दैट इज समराइजिंग। समरी आने के बाद फिर हम उसको स्टडी करते हैं और क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या आता था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। तो ये सारी चीजें हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट में। इससे क्या होता है कि हमको रिजल्ट पता चल जाता है कि भाई कंपनी का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बस इतना ही काम होता है आपका अकाउंटिंग में। जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो एज एन अकाउंटेंट आपका काम यही है। आपने अकाउंटिंग साइकिल में पढ़ा था, एक और स्टेप आता था, क्या आता था, कम्युनिकेशन। तो रिजल्ट को कम्युनिकेट करना अकाउंटेंट का काम नहीं है। अकाउंटिंग का काम सिर्फ रिजल्ट निकाल के दे देना है। उसके बाद इस रिजल्ट को कैसे यूज करना है, क्या करना है, ये आगे मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो कम्युनिकेशन का पार्ट हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं आता।
साइकिल में आएगा, लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं आता। ठीक है, क्लियर है? तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? इट स्टार्ट्स विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसको मॉनिटरी है कि नहीं ये आप मेजर कर लो। उसके बाद आप उसके बेसिस पर जितने भी ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइड हो गए कि ये बिजनेस का है, आप उसका वाउचर बनाओ, वाउचर यानी प्रूफ तैयार कर लो, एविडेंस तैयार कर लीजिए। एविडेंस तैयार हो गया तो अब आप रिकॉर्ड कर दीजिए। रिकॉर्डिंग चाहे जर्नल में करिए, या अगर बिजनेस एक्सपैंड हो चुका है तो सब्सिडरी में कर लीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद उसमें से सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन निकाल के एक जगह ले जाओ और उसको बोलते हैं पोस्ट कर देना। पोस्टिंग कर लो उनके लेजर अकाउंट्स में। कहाँ पर? लेजर अकाउंट्स में। एक बार पोस्टिंग हो जाती है, फिर आपका काम आखिरी में आता है कि उसको समराइज बनाओ, समरी शीट पर लाओ, समरी फॉर्म में तैयार करो और उसके बेसिस पर रिजल्ट निकालो, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस पता करिए, बैलेंस शीट बनाइए, फाइनेंशियल पोजीशन पता करिए। तो ये काम होता है इसका, अकाउंटिंग का। तो एज एन अकाउंटिंग आपको इतने प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो दीज आर कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? समझ में आ गया अकाउंटिंग प्रोसेस में? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस प्रोसेस? या आप ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 1 में, अकाउंटिंग साइकिल के फॉर्म में, डे 1 पे हमने पढ़ा था। क्लियर है? कितना समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट इसके हमने क्या बोला था कि अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया, अब आएगा बेसिस। क्या आएगा? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट के कितने बेस हैं? काउंट करने के कितने तरीके हैं? अकाउंटिंग करने के हमारे पास मेनली 2 बेस होते हैं। कौन कौन से 2 बेसिस हैं? सबसे पहला आता है कैश बेसिस, ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक आता है एक्रूअल। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या होता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल क्या है? ये 2 तरीके के हमारे अकाउंटिंग के बेस होते हैं। कि अकाउंटिंग या फिर आप इस तरीके से करिए या इस तरीके से करिए, 2 ऑप्शंस होते हैं। लेकिन दोनों ऑप्शन को हम एक बार डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आएगा क्या ऑप्शन कैसा होना चाहिए। देखिए, कैश बेसिस आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसे अकाउंटिंग का सिस्टम जहां पर बोला जाता है कि भाई कैश जब तक ना आ जाए तब तक आप इनकम नहीं मानोगे, और जब पेमेंट नहीं कर दोगे कैश में तब तक पेमेंट नहीं मानेंगे। ये कहता है एज पर दिस बेसिस अकाउंटिंग, incomes will be recorded only when they are received in cash and expenses will be recorded only when they are paid in cash। यानी expenses कब रिकॉर्ड होंगे इस बेसिस में? expenses when paid and incomes only when they are received। तो expenses will be recorded only when they are paid in cash and incomes will be recorded only when they are received in cash। यानी this system does not provide for no credit transaction। तो दिस सिस्टम सेज कि वी विल नॉट रिकॉर्ड एनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उधार का कोई स्कोप नहीं है। भाई जब पैसा आया तभी तो इनकम मानेंगे, और बेच दिया पैसा, मतलब पेमेंट किया तब पैसा गया, तो जितना पैसा आया और जितना पैसा गया बस इसी को रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग में। यही अकाउंटिंग है। इस तरीके से सही रिजल्ट निकलेगा। तो क्या ये सही है? क्योंकि भाई जब तक पैसा आया नहीं हम इनकम कैसे मान लें, और पैसा गया नहीं, पेमेंट नहीं किया, तो हम कैसे मान लें? इस मेथड से अगर आप करते हो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो जितना पैसा जब आता है तो आप उसको इनकम मान लेते हो, और जब पैसा जाता है तो आप पेमेंट मान लेते हो। तो आप सिर्फ 2 चीजें दिखा रहे हो। तो कब पैसा आ रहा है, अगर पैसा नहीं आया तो आप इनकम नहीं मानोगे। आपने पैसा नहीं पे किया तो आप एक पेमेंट भी नहीं मानोगे। कब मानोगे? जब पैसा चला जाएगा या पैसा रिसीव हो जाएगा। लेकिन क्या ये मेथड सही है? नहीं। इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 ने इस मेथड को अप्रूव्ड नहीं किया। नॉट अप्रूव्ड बाय कंपनीज एक्ट।
13 कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको अप्रूव ही नहीं किया, कहा नहीं अगर कोई बिजनेस इस तरीके से अकाउंट बनाएगा तो वो गलत है, इसको माना ही नहीं जाएगा सही। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर बिजनेस में उधार का ट्रांजेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई हम आज सेल आउट कर दिया, कस्टमर 10 दिन बाद दे रहा है, 15 दिन बाद दे रहा है, तो क्या इनकम नहीं है? बिल्कुल है, हम रिकवर तो कर लेंगे ना। इसीलिए ये मेथड बोलता है कि सिर्फ कैश दिखाओ, तो इसलिए इस मेथड को अप्रूव नहीं किया, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है हमारी कंपनीज एक्ट ने, लीगल स्टेटस कुछ नहीं मिला इसको। दूसरा बेसिस पे आते हैं, तो ये पहला समझ में आ गया, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वेयर ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड ऑफ। That means incomes will be recorded only when they are received in cash, and expenses will be recorded only when they are paid in cash. There is no scope for credit transaction under this basis of accounting. It records only cash transaction. And because cash transactions सिर्फ record करेंगे और credit नहीं record करेंगे, तो that means it does not give a true and fair position of the business. Business की सही position के बारे में नहीं बताएगा, इसलिए ये approve नहीं किया गया है कंपनीज एक्ट में। तो ये करता कौन है भाई? ये कौन बना रहा होगा? जनरली ये कौन बनाते हैं? दिस मेथड इज यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स एटसेट्रा। मतलब डॉक्टर्स या लॉयर्स अपनी फीस रिकवरी के लिए देखते हैं, भाई कितनी फीस आई, हमने क्या क्या खर्चा किया, बस इतना सिंपल। उनको बहुत अकाउंटिंग नहीं करनी होती। तो दिस इज सूटेबल ओनली फॉर प्रोफेशनल्स। इसीलिए जब बिजनेस की फॉर्म की बात करते हैं तो बिजनेस में ये रिकमेंड नहीं किया जाता। ठीक है, बिजनेस को ये रिकमेंड नहीं किया गया। किसने मना कर दिया है? कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया है। लेकिन जब आप बात करोगे, आ जाता एक्रुअल बेसिस की, एक्रुअल कॉन्सेप्ट भी कल आपने पढ़ा होगा। एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या कहता था? ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली एज एंड व्हेन इट इज रिसीव्ड और पेड। इममटीरियल होता था, पैसा कभी मिले उससे कोई मतलब नहीं। तो वही चीज है। एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता था? एक्रुअल कि भाई ट्रांजेक्शन जो है जिस समय पर हो रहा है, एज एंड व्हेन इट टेक्स प्लेस, इट शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। इट इज immaterial whether the cash is received or not and whether the cash is paid or not। यानी इस मेथड के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो expenses will be recorded when it becomes due। जैसे ही ड्यू हो जाएंगे, यानी जैसे ही गुड्स सेल कर दिए या सर्विसेज रेंडर कर दी, तो हमारे लिए एक्सपेंसेस और इनकम ड्यू हो जाएंगे। एक्सपेंस की बात करेंगे, जैसे ही आपने गुड्स परचेज कर लिया या सर्विसेज ले ली तो आपके लिए पेमेंट हो गई, आपने कैश पे कर दिया है तो भी रिकॉर्ड करोगे, और अभी नहीं पे किया है तो भी रिकॉर्ड करके दिखाओगे। एंड सिमिलरली इनकम्स एज एंड व्हेन एज एंड व्हेन इट बिकम्स ड्यू। ये भी जैसे ही ड्यू हो जाए, भाई आपने आज गुड्स भेज दिया, आपने आज ही आज सर्विस दे दी, अपना काम कर दिया, तो अब आपको पैसा तुरंत कस्टमर दे दे या वो कहे कि 10 दिन बाद देंगे, उससे कोई मतलब नहीं, आपको तुरंत रिकॉर्ड करना है। तो वेदर द कैश इज रिसीव्ड और नॉट, कैश इज पेड और नॉट, डजंट मैटर। यानी इस मेथड में आप क्या कहते हो कि वील रिकॉर्ड कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड, यानी कैश भी रिकॉर्ड होगा और क्रेडिट भी रिकॉर्ड होगा इस सिस्टम में। कि भाई आज का बिजनेस है, कुछ पैसे में भी डीलिंग होती है और कुछ उधार पे भी होती है कि बाद में मिल जाएगा। इसीलिए अगर आपको अपने बिजनेस की सही पोजीशन जाननी है तो आपको कैश और क्रेडिट दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन दिखाने पड़ेंगे। सही चीज बताइए कि मैंने इतना बेच दिया, इतने से पैसा आ गया है, और इतना बेच दिया अभी पैसा नहीं मिला है, मिलना बाकी है। तो it will reflect the correct and true and fair position of a business, and that is why Companies Act ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, approved by Companies Act।
कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको क्या किया है, अप्रूव किया है। कंपनी ने कहा है अगर कोई फर्म कोई बिजनेस इस तरीके से अकाउंटिंग करेगा एक्रूअल बेसिस पे तभी उसका अकाउंट सही माना जाएगा। इस मेथड को उन्होंने क्या किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। इस मेथड को उन्होंने कहा ठीक है ये मेथड सही है, अकाउंटिंग इस तरीके से ही करनी चाहिए जिससे आपका रिजल्ट ट्रू एंड फेयर आए। क्लियर है, दोनों बेसिस में समझ। अब ये कौन करता होगा, ये जनरली जो बिजनेस है वो करते हैं। कौन करता है, बिजनेस। जो भी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, जो भी प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस है, जिनको प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट के बारे में जानना है, तो वो बिजनेस इस टाइप के अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। जिनको अकाउंटिंग करनी है, रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी कंपनीज हैं हमारे, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस होंगे उन सबको एक्यूरल बेसिस ही फॉलो करना पड़ता है एज अप्रूव्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। तो दोनों मेथड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ये कहता है, पहला मेथड कहता है कि सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, पैसा आए तब रिकॉर्ड करो, जाए तब रिकॉर्ड करो, उधार रिकॉर्ड ना करो। लेकिन ये क्या कहता है, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, कैश आ रहा हो ना आ रहा हो उससे कोई मतलब नहीं, उधार का भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये नो है, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन यहां पर कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होंगे। इसको कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया है और इसको कंपनीज एक्ट ने अप्रूव्ड कर रखा है कि हाँ ये सही है। कौन बनाता है, ये जनरली प्रोफेशनल्स प्रिपेयर करते हैं इस टाइप से, और इस मेथड को बिजनेस जो कि प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस है वो प्रिपेयर करते हैं। समझ में आ गया इनके बीच का डिफरेंस, कैश बेसिस क्या है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। इससे रिलेटेड कोई डाउट अभी तक जितना पढ़ा इसमें से कोई डाउट किसी को? हाँ जी बताइए। नहीं, एक चीज और रह गई है, छोटी सी चीज है, एक और आता है हमारे पास। जैसे एक बेसिस आई है, नई बेसिस आई है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये क्या होती है, ये एक नया टर्म आ गया, हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हाइब्रिड का मतलब आपने पढ़ रखा होगा मिक्सचर। किस चीज का मिक्सचर, दो चीजों का मिश्रण बना दिया भाई। क्या दो चीजें हैं, आप देखोगे कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, दोनों का मिक्सचर कर दिया है। इस मेथड में क्या बोला गया है कि भाई एज पर दिस मेथड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो हैं हमारे विल बी रिकॉर्डेड अंडर एक्रूअल बेसिस। मींस जितने भी बिजनेस के एक्सपेंस हैं उनको एक्रूअल पे मानेंगे, यानी कैश हो या क्रेडिट हो सबको रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट कर दिया हो या फ्यूचर में करना हो सब रिकॉर्ड करेंगे, यानी मानेंगे कि कैश प्लस क्रेडिट दोनों टाइप के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। कि जिन पेमेंट को आपने कर दिया है वो भी रिकॉर्ड करोगे, जो करना बाकी है वो भी रिकॉर्ड करोगे। लेकिन इनकम्स विल बी रिकॉर्डेड under cash basis only when they are received in cash. ये incomes will be recorded only when they are received in cash. हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि भाई जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, पेमेंट्स हैं, उनको आप रिकॉर्ड करो। उनको जो पे कर दिया है वो भी रिकॉर्ड करो, जो पे करना बाकी है वो भी रिकॉर्ड कर लिए, सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड करके दिखाइए कि टोटल खर्चा दिखाइए कितना है। लेकिन इनकम को तभी दिखाइए जब वो पैसे में आ जाए, यानी इनकम्स को आप कैश बेसिस पे दिखाइए। यानी इनकम तब मानेंगे जब पैसा हाथ में आ जाए, बिजनेस को रिसीव हो जाए। लेकिन एक्सपेंस, कैश और क्रेडिट सारे दिखाएंगे। इनकम्स कौन से दिखाएंगे, सिर्फ कैश इनकम्स, इनकम जब कैश में आ जाए। ये क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया कि इनकम को तो हम कैश बेसिस पे मान के चलने की जब पैसा आ जाएगा तब मानेंगे, लेकिन एक्सपेंसेस को हम एक्रूअल पे मान के चल रहे हैं कि जब पेमेंट होगा तुरंत दिखा देंगे, चाहे अभी पैसा पे किया हो या अभी ना पे किया। क्लियर है, समझ में आ गया? तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी क्लियर है, तीन बेसिस होते हैं, हाइब्रिड एक नया आ गया। इससे पहले आपने पढ़ा कैश और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया। कोई डाउट यहां तक किसी को? इस चैप्टर में छोटा सा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट था, छोटे छोटे टर्म्स आपको आने चाहिए, स्पेशली दिस डिफरेंस बिटवीन कैश एंड एक्रूअल बेसिस, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं,
We'll meet tomorrow with a new topic. Till then, keep smiling, keep studying. Bye bye. Thank you so much.